हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई सीरीज की, जिसका नाम है मैन्युपुलेटेड और ये एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा होने वाला है। गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है जून से, जो एक बाइक पर बैठकर स्पोर्ट्स कार का पीछा कर रहा है। वो कहता है कि इसी लड़की ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और फिर कहानी उसके पास्ट में चली जाती है। जून एक फूड डिलीवरी है, बहुत ही मेहनती। उसका छोटा भाई जिन स्कूल में है, उसकी पढ़ाई के लिए जून दिन रात काम करता है। फरोज अपने भाई से कॉल पर पूछता है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, खाना खाया या नहीं। रेस्टोरेंट में जून का दोस्त भी काम करता है। तभी एक रिच लड़की एक डिलीवरी मैन से टकरा कर उसे गंदी गालियां देती है और उसका खाना फेंक देती है। जून इसे रोकता है और लड़की स्पोर्ट्स कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। जून गुस्से में बाइक से उसका पीछा करता है और कार के आगे स्कूटर रोक कर खाना कार में फेंक देता है और पेमेंट मांगता है। भीड़ देख रही होती है, इसलिए लड़की मजबूरी में पेमेंट कर देती है। यहाँ दिखता है कि जून मेहनती के साथ समझदार भी है। अब रेस्टोरेंट लौट कर वो अपनी फ्रेंड को सब बताता है। तभी उसका भाई जिन दिखता है। दोनों खाना खाते हुए बात करते हैं और पता चलता है कि जून अपनी खुद की प्लांट शॉप खोलने वाला है। लगभग तैयार है, बस ओपनिंग बाकी है। जिन कई सालों से फेल हो रहा है, लेकिन जून उसे सपोर्ट करता है। यहाँ दोनों अपनी माँ की बातें कर रहे थे। फिर जून अपने 3 दोस्तों के साथ प्लांट शॉप जाता है, जहाँ जून की गर्लफ्रेंड सूजी भी आती है। सब बहुत खुश हैं। शॉप की तैयारी चल रही है। सूजी कहती है कि तुम दो काम मत करो, लेकिन जून कहता है कि जब तक जिनकी यूनिवर्सिटी पूरी नहीं होती वो मेहनत करता रहेगा। रात को सूजी कहती है कि आज वो घर नहीं जाएगी, क्या हम रात में यहीं पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जून मान जाता है और अगले दिन वो सुबह ब्रेकफास्ट बनाकर काम पर निकल जाता है। जून डिलीवरी करते वक्त सीढ़ियाँ उतरता चढ़ता है और एक सूखा हुआ प्लांट देखकर उसे सनलाइट में रख देता है और एक नोट लिख देता है उसके ओनर के लिए। फिर एक बूढ़ी औरत की भारी सूटकेस उठवाने में मदद करता है। रात को जून खाना खा रहा होता है, तभी एक फोन बजता है। उसमें से एक लड़की बोलती है कि आपको ये फोन कहाँ मिला। जून लोकेशन बता देता है। लड़की पैसे का ऑफर करती है तो जून उसे फोन देने के लिए उसके बताए हुए सुनसान एरिया में चला जाता है। लड़की कहती है कि सामने टनल में एक बॉक्स है, फोन वहीं पे रख दो और पैसे ले लो। जून ऐसा ही करता है। तभी सामने एक बड़ा ट्रक आता है। जून डर जाता है और वापस लौट जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ की फोटो से बात करता है और अपने भाई को अच्छा बनाने का वादा करता है। जिन आता है और दोनों साथ खाना खाते हैं। लगता है शायद ये उनकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। रात में अब भारी बारिश होती है। जून अपने पौधे अंदर करके लाता है और सूजी को फोटो भेजता है। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। जून खोलता है और वहाँ पर पुलिस खड़ी होती है। वो जून को पकड़ लेते हैं और उस पर रेप और मर्डर का केस लगा देते हैं। पूरे देश में खबर फैल जाती है कि एक 20 साल की लड़की के साथ गलत हुआ और उसकी बॉडी टुकड़ों में नदी में मिली और जून को आरोपी बताया जा रहा होता है। सूजी को अभी तक कुछ भी नहीं पता होता, बस वो जून को ही मैसेज कर रही होती है। इधर जून पुलिस से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। जून फॉरेंसिक टेस्ट भी देता है। उसके फ्रेंड जेल में मिलने आते हैं और बताते हैं कि उसकी प्लांट शॉप लोगों ने तोड़ दी, दीवार पर गालियां लिख दी। जून बहुत टूट जाता है। अब एक लॉयर सबको चुपचाप देख रहा होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ सूजी एक लॉयर हायर करती है। जून के फ्रेंड्स उसके उस दिन के हर मूवमेंट का पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, सीसीटीवी, टाइम, सब कुछ। लॉयर देखकर बहुत खुश होता है। कोर्ट में ये प्रोजेक्ट दिखाया जाता है कि जून उस दिन कहाँ था, लेकिन सामने वाला लॉयर कहता है कि जून जिस बिल्डिंग में डिलीवरी देने गया था, उसी बिल्डिंग में ही वो विक्टिम रहती थी। जून ने कहा कि वो प्लान ठीक कर रहा था, इसलिए उसे देरी हो गई थी, लेकिन कोर्ट में बिल्डिंग की फोटो दिखाई जाती है जहाँ कोई प्लांट था ही नहीं। फिर सीसीटीवी दिखता है जिसमें जून एक सूटकेस खींच रहा है, लेकिन वीडियो में वो पूरी औरत कहीं नहीं थी। उसी तरह का सूटकेस नदी किनारे मिला था जहाँ लड़की की बॉडी मिली थी। अब इसके बाद पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका फोन उसी रात जून के पास था। जून कहता है कि उसे तो वो फोन सड़क पर मिला था, लेकिन लॉयर कहता है कि लड़की तो उस समय तक मर चुकी थी, वो तुम्हें कॉल कैसे कर सकती है। जून तो यहाँ पर पागल ही हुआ जा रहा था। फिर क्राइम सीन की फोटो दिखाई जाती है जहाँ एक ब्रेसलेट पड़ा था, वो जून का है। ये सिर्फ सूजी नोटिस करती है, कोई और नहीं। सबसे बड़ा सबूत जून का सीमन विक्टिम की बॉडी में मिला। अब सबको लगता है कि वही अपराधी है। जून चिल्लाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन अब सूजी टूट जाती है और वो रोते हुए जून से उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछती है। जून कहता है कि शायद वो कहीं गिर गया होगा, लेकिन सूजी अपना ब्रेसलेट उतार कर रख देती
है और ब्रेकअप कर लेती है। जून को बड़ी जेल में भेज दिया जाता है खतरनाक क्रिमिनल्स के बीच में। एक बड़ा क्रिमिनल उसे देखकर मुस्कुराता है जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। जून बहुत डर जाता है। कैदियों को नए रूल समझाए जा रहे होते हैं और जून की मेडिकल जांच भी होती है। अगले दिन वही लॉयर सेंग जून से मिलने आता है। वही लॉयर जो हमने देखा था जून को देख करके मुस्कुरा रहा था। सेंग को पूरा भरोसा है कि जून ने कुछ गलत नहीं किया। जून उसे सब कुछ बताता है, फोन वाली घटना और ब्रेसलेट जो उसके भाई के रूम में गिर गया था। सेंग कहता है कि वो उसके भाई से जरूर मिलेगा। जेल में कुछ कैदी जून को पकड़ कर डेक्सू के पास ले जाते हैं। जेल का सबसे खतरनाक आदमी। डेक्सू जून को धमकाता है कि उसने एक लड़की को मारकर नदी में फेंक दिया, इसलिए उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब गार्ड आकर जून को बचाते हैं। सेल में एक और कैदी जून को चिढ़ाता है और उस पर कुछ फेंकता है, जिसमें से लॉयर सेंग का कार्ड निकलता है। कैंटीन में डेक्सू कैदियों को पीटता हुआ दिखाई देता है। जून उसे देखकर डर जाता है। तभी दो और कैदी जून को दोस्ती का झांसा देकर अपने साथ ले जाते हैं, पर अंदर कमरे में तीनों मिलकर जून के साथ कुछ गलत काम करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। इसी बीच सेंग फिर से आता है और बताता है कि जून का भाई जिन मर चुका है। ये सुनकर तो जून पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ना अब उसका परिवार बचा ना ही गर्लफ्रेंड। उसकी हालत तो बहुत खराब होती है। रात में वो फांसी लगाने की कोशिश करता है, तभी उसे अपने भाई का इल्यूजन आता है जो कहता है कि तुम मरे हुए पौधों को जिंदा करते हो, तुम खुद कैसे मर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें तो जीना होगा। तभी हम देखते हैं कि जून को बचा लिया जाता है। उसे जेल के क्लिनिक में रखा जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात यूनसिक से होती है जो जेल का चर्च संभालता है। वो जून को समझाता है कि जेल में तुम सीख सकते हो, वर्कआउट करो, पढ़ाई करो, खेती करो। जून धीरे धीरे यहाँ बदलने लगता है। वो वर्कआउट करता है, बाइबल पढ़ता है और जेल के कोने में थोड़ी सी जगह ढूंढ कर फार्मिंग भी शुरू कर देता है। अब 5 साल गुजर जाते हैं। एक गार्ड उसकी मेहनत देखकर उस पर ध्यान रखता है, क्योंकि वो उससे इम्प्रेस हो गया था। जून उसे इनोसेंट लगता है। अब नया कैरेक्टर आता है हान, जो किसी स्क्रीन रूम में सीसीटीवी में एक लड़के को देख रहा होता है। जेल में जून और गार्ड की दोस्ती हो जाती है। गार्ड सूखता हुआ प्लांट दिखाता है, शायद वही जो जून ने पहले सही किया था। यूनसिक जून को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि मैं आज जेल से जा रहा हूँ। जून पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। यूनसिक कहता है क्योंकि तुम अच्छे हो और एक दिन जीतोगे। अब कुछ दिन बाद एक कैदी सिन को बाकी कैदी मारते हैं। जून उसे चर्च में बुलाता है और उसे हिम्मत देता है, जैसे यूनसिक उसे देता था। सिन बताता है कि वो भी एक फोन उठाने के चक्कर में फंस गया था। उसकी फिंगरप्रिंट विक्टिम पर मिले, जबकि वो कभी वहाँ पर गया ही नहीं। और सबसे बड़ा झटका, वकील वही था सेंग जो जून की मदद कर रहा था। सिन कहता है कि उसने सेंग को बताया था कि उसकी माँ कहाँ रहती है और अगले ही दिन उसकी माँ की सुसाइड दिखा दी गई, जबकि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। अब जून को समझ आता है कि जिन ने खुद जान नहीं दी, सेंग ने उसे मारा। वहीं सेंग उसे और सिन को भी फंसा रहा है। अब सुबह कैदियों में हड़कंप मच जाता है कि सिन ने बाइबल के पन्ने खाकर और गला दबाकर जान दे दी। जिन गुस्से में सेंग को बुलाता है। सेंग खुश होकर आता है कि शायद जून कुछ याद करेगा। जून पूछता है कि क्या मैं किलर हूँ या मुझे फंसाया गया। फिर चिल्लाकर पूछता है कि मेरे भाई को तूने ही मारा। सेंग मुस्कुराते हुए हाँ कहता है और कहता है कि वो उसके पता बताने के बाद जिन के पास गया था और उसने उसे मारकर वहाँ पे लटका दिया था। जून सेंग को खत्म करने की कसम खा लेता है और सेंग कहता है कि कैसे तू यहाँ जेल से बाहर निकलेगा तब तो। और अब सेंग बाहर जाकर किसी बॉस को कॉल करता है और कहता है कि मामला खराब हो गया है, शायद उसे अब मारना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जून ने बाइबल लौटा दी और टेबल के नीचे से एक कील निकालता है और अब साफ है कि वो शांति का रास्ता नहीं चुनेगा। अब हम हान को देखते हैं, वही अमीर बिजनेसमैन जो सीसीटीवी में एक लड़के पर नजर रख रहा था और उसी को जेल भिजवाया था। ये हान मूर्तियों को कलेक्ट करता है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। सबसे बड़ा खेल वही खेलता है। जिस लड़के को उसने जेल भिजवाया था वो किसी और के लिए अपराध की सजा काट रहा है। हान उस असली क्राइम वाले अमीर बाप से बात करता है और बताता है कि जिसने गुनाह अपने ऊपर लिया था उसने बाइबल के पन्ने खाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद हान की मीटिंग होती है जहाँ पर सेंग वही लॉयर कॉल करता है। सेंग कहता है कि जून को सब पता चल गया है, उसे खत्म करना पड़ेगा। हान फौरन उस डॉक्टर किलर को कॉल करता है, वही आदमी जो लोगों को काट कर मार देता है। जेल में जून पर फिर से डेक्सो के गुंडे हमला करते हैं और जून बोलता है कि आज नहीं मार पाओगे मुझे। इसके बाद एक लंबी फाइट चलती है। जून सबको बुरी तरह पीट देता है। तभी खुद डेक्सो आता
आता है और जून कहता है कि आज के बाद मुझसे पंगा मत लेना। दूसरी तरफ यूनसिक, वही चर्च वाला कैदी जो बाहर निकल गया था, अब एक स्टोर चलाता है और उसकी बेटी यून भी और उसकी फ्रेंड स्टोर पर आती है। यून भी उससे पैसे लेती है और उसके साथ जून की फोटो देखकर बोलती है कि अच्छा, जेल में तुमने फैमिली बना ली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गुनाहों के लिए भगवान तुम्हें माफ कर देगा? वो पैसे लेकर तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चर्च फादर आकर यूनसिक को बताते हैं कि जून ने बाइबल वापस कर दी। यूनसिक को शक होता है कि जून अब कुछ तो बड़ा करने वाला है। दूसरी तरफ जेल में खबर फैल जाती है कि जून ने डेक्सू के लोगों को पीटा और उसे धमकाया। डेक्सू की इज्जत पूरी जेल में गिर जाती है। गुस्से में कैदियों को वो पीट देता है। इसी बीच एक नया खतरनाक कैरेक्टर आता है, टैटू मैन, जो खुद भी एक बड़ा गुंडा है और डेक्सू का दुश्मन है। डेक्सू उसे थप्पड़ मारता है और टैटू हंसकर कहता है कि बस इतना कमजोर हो। गार्ड्स डेक्सू को पकड़कर ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ पे ऑफिसर कहता है कि जून को मारने के लिए बाहर से लोग आने वाले हैं, तुम उससे दूर ही रहना। दूसरी तरफ जून से मिलने यूनसिक आता है। यूनसिक पूछता है कि बाइबल उसने क्यों लौटाई। जून कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और यहाँ से भागने वाला हूँ। यूनसिक उसे जेल का मैप देता है। जून हर चीज यहाँ पे नोटिस करता है, जैसे गेट, गार्ड्स की टाइमिंग, रास्ते, कैमरे, सब कुछ। उसे पता चलता है कि बाहर निकलने का रास्ता जोन बी से है, जबकि वो अभी जोन ए में फंसा है। दूसरी तरफ रात को डेक्सू का आदमी जून की सेल में आता है और उस पर हमला करता है। दोनों की जोरदार फाइट होती है। सुबह जब वो बाहर निकलता है तो डेक्सू को उम्मीद थी कि उसका आदमी बाहर आएगा, लेकिन पहले जून निकलता है। मतलब जून ने रात में उसे अच्छी तरह से धोया था। अब लंच में जून डेक्सू से भिड़ जाता है। जून कहता है कि तूने आदमी क्यों भेजा था, मुझसे माफी मांग। लेकिन डेक्सू माफी नहीं मांगता तो जून उसे चिढ़ाता है कि तेरी बहन को तूने खुद नुकसान पहुंचाया था, दूसरे लड़कों ने नहीं। डेक्सू यहाँ पर पागल होकर उस पे हमला करता है और गार्ड्स दोनों को अलग कर देते हैं। ये जून का ही प्लान था। उसका प्लान सक्सेसफुल होता है, उसका सेल बदल दिया जाता है। टैटू और उसके आदमी दूर से देखकर हंसते हैं कि दोनों जोकर्स हैं। अब जून ने फार्मिंग वाले गार्ड से कुछ चीजें मंगवाई थी। वो उन्हें मिट्टी के नीचे गमले में छुपा कर रखता है ताकि वो चुपके से उसकी चाबी बनाकर तैयार कर सके। अब जून जोन बी के एक कैदी को पीटकर गायब कर देता है। इससे वहाँ एक जगह खाली हो जाती है। गार्ड पूछते हैं कि कौन जाएगा जोन बी, तो जून हाथ उठा देता है और चला जाता है। यही उसका रास्ता था भागने का। दूसरी तरफ सभी कैदियों को वैक्सीन लगवाई जा रही थी, लेकिन असल में वही डॉक्टर किलर आया होता है जून को जहर देने के लिए। लेकिन जून उस समय गैरेज में कार ठीक कर रहा होता है। वही मौका पाकर वो अपनी चाबी बनाता है और छुपा देता है। शाम को ऑफिसर जून से कहता है कि आज फाइट है, मैंने तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए हैं, तुम्हें जीतना पड़ेगा। उसने जून की जगह वैक्सीन के लिए किसी और कैदी को भेज दिया। फिर यहाँ पर फाइट शुरू होती है और जून अकेले सबको पीट देता है। वो जैसे ही जीतता है तुरंत भागने की कोशिश करता है। अब जून भाग ही रहा होता है कि वही गार्ड और डॉक्टर उसके सामने आ जाते हैं। गार्ड कहता है कि जून तुम्हारी वैक्सीन बाकी थी, चलो अभी लगवा लो। जून के सेल में उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। डॉक्टर ने उसे जहर का इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर बाहर जाकर हान को मैसेज करता है कि जहर दे दिया है, 30 मिनट में वो मर जाएगा। अब जून अपने सेल में जाकर चर्च से निकाली हुई कील निकालता है और स्टोरेज रूम में जाकर शॉर्ट सर्किट कर देता है। बिजली गड़बड़ा जाती है, सारे कैमरे बंद हो जाते हैं और अब जून अपने प्लान का काम शुरू करता है। वो यूनिफॉर्म बदलता है, फिर वेंट में छुपकर जेल के अंदर से निकलना शुरू कर देता है। गार्ड्स को थोड़ा शक होता है पर वो सोचते हैं कि शायद कोई चूहा होगा। जून बाहर की तरफ पहुंचने ही वाला होता है और बाहर जेल के पास यूनसिक कार लेकर खड़ा होता है, तैयार होकर के जून को भगाने के लिए। तभी जून का दोस्त गार्ड वहीं पर आ जाता है और यूनसिक से पूछता है कि इतने दिनों बाद आए हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनसिक बहाना बना रहा होता है, मगर उसी समय गार्ड को जेल से फोन आता है कि इधर बहुत चूहे हो गए हैं और तुम बाहर घूम रहे हो, तुम ठीक से सफाई नहीं करते। अब गार्ड जल्दी वापस जेल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ अब जून पर जहर का असर करना शुरू कर देता है। वो फैमिली मिलने वाले एरिया में पहुंचता है, जहाँ पर एक बूढ़ी माँ अपने जेल में बैठे बेटे पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि मैंने कैसी औलाद पैदा की है। जून अपने टूटे हुए वॉच के ग्लास से उसके खाने के पैकेट को काट देता है और जब लेडी खाना उठाती है तो सारा खाना गिर जाता है। सबका ध्यान उधर चला जाता है और जून चुपके से निकल जाता है, लेकिन अब जहर की वजह से उसकी आंखें बंद होने लग जाती है। बाहर निकलते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। जेल स्टाफ उसे उठाकर वापस क्लिनिक में ले जाते हैं। इधर हान अपनी अलग दुनिया में मजे कर रहा होता है, कार रेसिंग देखने गया होता है। वो ऑर्गेनाइजर से कहता है कि सिर्फ रेस नहीं, मेरे लिए गाड़ियां टकरानी चाहिए, खतरा होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजर मना कर देता है कि इसमें तो ड्राइवर्स की जान भी जा सकती
लगती है। फिर हान गुस्से में निकल जाता है। घर जाकर हान अपने शहर की मॉडल पर कारों को आपस में टकराता है, जैसे असली दुनिया में कोई बड़ा नुकसान प्लान कर रहा हो। एक लेडी आती है जो कि उसकी केयर टेकर है। हान उसके कान में अपना खतरनाक प्लान बताता है और वो भी एक साइको की तरह हंसने लगती है। अब हान सीधे जेल पहुंचता है। जेल के बड़े ऑफिसर भी उससे डरे हुए होते हैं। हान दूसरे ऑफिसर से कहते हैं कि मुझे खतरनाक कैदी चाहिए, इल्लीगल तरीके से उन्हें बाहर निकालो और मेरे पास भेजो। ऑफिसर पहले मना करते हैं, मगर हान गोल्ड, पैसे और धमकी सब दे देता है। डील लगभग पक्की हो जाती है। अब इधर जून का गार्ड दोस्त सीसीटीवी चेक करता है और समझ जाता है कि जून ने कैसे शॉर्ट सर्किट करके बाहर निकलने की कोशिश की थी। फिर सीन कट होता है। जून भाग नहीं पाया था, वो क्लिनिक में ही है। शहर से बेहोश होकर के गिर गया था और इसलिए वापस से पकड़ा गया। डॉक्टर बताता है कि तुम्हें किसी ने मारने के लिए जहर दिया था, तुम मरते मरते बचे हो। तब गार्ड उससे पूछता है कि तुमने चूहे मारने की दवाई क्यों खाई? क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हें जहर किसने दिया है? लेकिन जून सिर्फ इतना कहता है कि यूनसी को जाकर थैंक यू बोल देना। गार्ड को समझ में नहीं आता। वो यूनसी के पास जाकर थैंक यू बोलता है और उससे पूछता है, पर यूनसी भी उसे कुछ नहीं बताता। इधर पूरी जेल में खबर फैल जाती है कि जून को जहर दिया गया था। टैटू मैन भी समझ जाता है कि ये कोई और खेल है, जून खुद ऐसा नहीं कर सकता था। अब वही ऑफिसर जो हान से मिला था, वो डेक्सू को सेल से बाहर निकाल देता है और कहता है कि लड़ाई मत करना। जैसे ही डेक्सू बाहर आता है, वो जून को ढूंढने निकल जाता है। अचानक से क्लिनिक की लाइट बंद हो जाती है। डॉक्टर बाहर आता है। गार्ड उससे पूछता है तो वो कहता है कि अंदर जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब गार्ड दौड़कर अंदर जाता है। अंदर डेक्सू और उसके आदमी जून को मारने आए होते हैं, लेकिन जून ऊपर खड़ा होता है और अचानक उन सब पर हमला कर देता है। जून अकेले ही पूरी गैंग की धुलाई कर देता है। डेक्सू चाकू मारता है, लेकिन जून उसे भी पीट कर कहता है कि अब रुक जाओ, पर डेक्सू कहता है कि मुझे मार दो वरना मैं नहीं रुकूंगा। अब जून उसके कान काट देता है। वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है और जून को उसी अंधेरे सेल में डाल देती है जहाँ पर पहले डेक्सू था। वहाँ जून को फिर अपने भाई जिनका इल्यूजन आता है कि अब तुम क्या करोगे। जून कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तभी कोई आदमी उसका मुंह ढककर उसे उठाकर ले जाता है। दूसरे खतरनाक कैदियों को भी ऐसे ही उठाकर ट्रक में डाल दिया जाता है। ये सब हान के लिए किया जा रहा था उसी डील के तहत। ट्रक रुकता है, बाहर बड़ा सा यार्ड होता है और सभी कैदी अंदर आते हैं। वहाँ पर हान मुस्कुराकर आता है और वेलकम कहता है। हम 5 साल पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं, उसी रात से जहाँ पर जून पर फेक केस लगाया गया था। एक लड़का डॉक्यू नशे में अपने घर पर बैठा होता है और अपने पिता जो कि असेंबली मैन है उनको कॉल करके कहता है कि डैड, मैंने एक लड़की को मार डाला है, और वो भी चाकू से, और हंसने लगता है। वो इसे मजाक की तरह लेते हैं, लेकिन उसने सच में एक लड़की को मार दिया था। उधर एक बड़ी पार्टी में हान गवर्नमेंट वालों से भिड़ रहा होता है। एक आदमी हान को फिंगर दिखा करके धमका रहा होता है और हान के आदमी बाद में उसी आदमी की उंगली काटकर हान को दे देते हैं। हान उसे घर में शो पीस की तरह रख देता है, ये दिखाने के लिए कि हान कितना ब्रूटल, क्रूर और साइकोपैथ है। तभी उसे असेंबली मैन का फोन आता है कि मेरे बेटे डॉक्यू ने एक लड़की को मार दिया है, अब मैं क्या ही करूं। हान कहता है कि मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, बस बदले में एक गिफ्ट भेज देना। जिस तरह के गिफ्ट उसके घर में पहले से पड़े होते हैं, मतलब उसने पहले भी बहुतों के गुनाह छुपाए हैं। फिर हान अपनी टीम को लड़के की बॉडी वाले घर भेजता है। टीम हर जगह डिवाइस लगा देती है और हान पूरा सीन इमेजिन करता है कि लड़के ने लड़की को कैसे घसीटा और मारा होगा। सीसीटीवी में हान की नजर जून पर पड़ती है, वो डिलीवरी बॉय जो अक्सर आता है। हान मुस्कुराता है कि मिल गया मेरे गेम के लिए सही शिकार। उस दिन से हान और उसके आदमी जून पर नजर रखते हैं। जब जून घर पर नहीं होता तो आदमी उसके घर से फिंगरप्रिंट चोरी कर लेते हैं, फिर उसी फिंगरप्रिंट को खून में डुबोकर क्राइम सीन पर प्रिंट कर देते हैं। फिर उन्होंने वो दिन भी देखा था जब जून और सूजी एक साथ थे रात में। उनके कचरे से उसने कॉन्डम चुराया और उसका सीमन लिया और उसी लड़की के शरीर के अंदर उसने वो डाल दिया और जून को रेप और मर्डर के केस में फंसा दिया। जून का ब्रेसलेट भी उन्होंने उसी रात उसके कमरे से उठाया था जो जून के भाई को मारकर छीन लिया था और उसे क्राइम सीन पर रख दिया। बस अब क्या था, जून पूरी तरह से फंस चुका था। ये कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सारे कैदियों को हान के पास लाया जाता है। सबको सालों बाद इतना अच्छा खाना मिलता है कि वो सब उस पर टूट पड़ते हैं। जून समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अब रात को जून भागने की कोशिश करता है, वो लगभग निकल ही जाता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तभी सामने से हान आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, तुम सबको यहाँ लाने में कितनी मेहनत लगी है पता भी है तुम्हें, चलो आकर मेरी गाड़ी में बैठो। कल
एक स्पोर्ट गेम है, तुम्हें तैयार रहना होगा। जून पूछता है कि तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो। हान बस मुस्कुराता है और कहता है कि कल सब कुछ पता चल जाएगा। जून का सेलमेट अब उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो जबरदस्ती साथ में उसे खाने ले जाता है और वहाँ फिर से डेक्सू और उसके गुंडे जून को मारने की कोशिश करते हैं। जून तैयार भी हो जाता है लड़ाई के लिए, वो बोतल तोड़ देता है, लेकिन तभी हान अपने गार्ड भेजकर लड़ाई रुकवा देता है। अगले दिन वही सीन हमने जो देखा था। हान सबको बताता है कि ये जगह एक रेस ट्रैक है। एक आदमी चिल्लाता है कि मैं भाग जाऊंगा और तुम पर केस करूंगा। हान बिना सोचे समझे उसे गोली मार देता है और बाकी सब डर जाते हैं। हान कहता है कि आज यहाँ मौत की रेस होगी। रूल सिर्फ एक है कि कोई रूल नहीं है। फर्स्ट आने वाले को 5 बिलियन वॉन मिलेंगे। सबके शर्ट पर नंबर लिखे होते हैं। उन्हीं नंबर वाले गैराज में जाकर कैदी अपनी कार ढूंढते हैं और रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। इधर डॉक्यू भी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे पहुँचता है। डायरेक्टर उसे बता रहा होता है कि कैसे हान उसे हर बार उसके गुनाहों से बचा लेता है। दोनों हान से मिलते हैं और हान कहते हैं कि ये रेस नहीं, एक मौत का खेल है। शायद कोई भी फिनिश लाइन तक ना पहुँचे। ये गेम डार्क वेब पर लाइव दिखाया जाएगा, जहाँ दुनिया भर के लोग वोटिंग करेंगे। हान बहुत पैसे कमाएगा प्लस मजा भी लेगा। सभी कैदी अपनी अपनी कारें लेकर रेस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। किसी को खराब कार मिलती है, किसी को महंगी रेसिंग कार। जून का सेलमेट उसको अपनी शानदार रेसिंग कार दिखाता है और पार्टनर बनने का ऑफर करता है, लेकिन जून मना कर देता है और कहता है कि अगर वो जीत गया तो पैसे अपनी दादी को दे देना। वो बहुत परेशान रहती हैं। सेलमेट चौंक जाता है कि जून उसकी दादी को कैसे जानता है। तब हमें याद आता है कि वो ओल्ड लेडी जिनका खाना जून ने जेल में गिरा दिया था जब वो भाग रहा था, तो वो उसी का पोता है। खैर सेलमेट इसको पार्टनर बनने के लिए बोल रहा होता है और सभी इनको देख रहे होते हैं। डेक्सो ने सेलमेट को जून पर नजर रखने के लिए भेजा होता है, लेकिन अब वो उससे दोस्ती करना चाहता था। अब चोरी छुपे टैटू ने भी अपने आदमियों से बोल दिया था कि देखो हमें मिलके खेलना होगा और मैं तुम लोगों को लीड करूंगा। और फिर हान से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। हान एक्सेप्ट करके इसको बुलाता है। वो हान के साथ काम करना चाहता है, लेकिन हान ने उसका बायोडाटा चेक किया था कि टैटू एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। धोखा देना तो उसकी फितरत है। तो हान यहाँ पे बोलता है कि मैं कैसे भरोसा करूँ तुम्हारे ऊपर। टैटू बोलता है कि तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा। हान कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोच कर तुम्हें बताऊंगा। फिर उससे डेक्सो भी मिलने के लिए आता है। वो उससे साफ साफ बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे एक गार्ड को मारना है। हान हंसता है और कहता है कि तुम खेल के मैदान में कुछ भी कर सकते हो और अगर बाहर करोगे तो क्रिमिनल कहलाओगे। तुम्हें जो भी करना है तुम खेल के मैदान में ही करना, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर हम यहाँ एक कैदी को देखते हैं जो दूसरे कैदी से मारपीट करके जबरदस्ती उसकी कार छीनकर चला जाता है, जो कि थोड़ी अच्छी होती है। टैटू भी ये सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि यहाँ तो कोई भी रूल है ही नहीं, जैसे कि हान ने बताया था। उधर सेलमेट भी अपनी कार जून को दिखा रहा होता है। वो उसकी कार चला के देखता है और कहता है कि ये तो कूड़ा है, पर सेलमेट कहता है कि तुम मेरी कार से जलो मत। जून कहता है कि इसमें तो बहुत कुछ फिक्स करना पड़ेगा। अचानक सभी कैदी बगावत कर देते हैं। ताकतवर कैदी कमजोरों को पीट कर उनकी अच्छी कारें छीन लेते हैं। टैटू भी सेलमेट की कार हथियाने आता है, लेकिन जूल और सेलमेट भाग जाते हैं। डेक्सो भी सब कुछ देख रहा होता है और वो भी मैदान में उतर जाता है। टैटू भी अपनी कार लेकर मैदान में उतर गया था। अब मैदान में 3 लोग एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं, जून, डेक्सो और टैटू। 20 मिनट की यहाँ पे दौड़ चलती है, लेकिन हान रुकवा देता है क्योंकि ऑफिशियल रेस तो अभी बाकी है। इसी बीच सेलमेट की कार खराब हो जाती है और उसमें धमाका हो जाता है। कार पूरी खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे जून को एक रैंप दिखाई देता है जो कि ऊपर की साइड जा रहा होता है। अगले दिन जून भी हान से मिलने की जिद करता है और उसे बुलाया जाता है। जून यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। हान उसे बताता है कि ये पूरा प्लान चारों ओर पानी से घिरा हुआ है और बाहर निकलने का यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है। जून तुरंत समझ जाता है कि पूरा गेम मरने के लिए बनाया गया है, रेसिंग के लिए नहीं। हान कहता है कि तुम समझदार तो हो। जून उससे पूछता है तो हान कहता है कि इसमें मजा आता है। जून फिर उससे विटामिन मांगता है। गार्ड उसे विटामिन लाकर दे देती है। वो कहता है कि मुझे नहीं, इन प्लांट्स को दो, देखो कैसे मुरझाए हुए हैं। उसके जाने के बाद हान प्लांट्स को देखता है और गार्ड से चेंज करने के लिए कहता है। फिर जून गैरेज में आकर अपनी कार फिक्स करता है। दूसरी तरफ टैटू जून से डरा हुआ होता है। वो कहता है कि सबसे पहले हमें इससे डील करनी होगी, पहले हमें इससे मार के हटाना पड़ेगा, वरना ये हमें जीतने नहीं देगा। इसी बीच हान टैटू को कॉल करके अपने पास बुलाता है और कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए काम करोगे और तुम्हारे लिए तुम्हारी कार में मैंने एक गिफ्ट रखा है। सभी गैरेज में जाने लगते हैं और हान जून को देख के सोचता
है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। यहाँ पे रेसिंग शुरू होने वाली थी और डॉक्यू बोलता है कि मुझे लगता है कि ये कार नंबर 9 वाला जीतेगा। वो जून को बोल रहा था। यहाँ पे रेस शुरू होती है और जून सबसे आगे चल रहा होता है, लेकिन हान तो इसी में लगा हुआ है कि उसने जून को आखिर कहाँ देखा है। तभी उसे प्लांट की बातें याद आती हैं और फिर वो 5 साल पुराने केस के बारे में सोचता है कि जून एक प्लांट लवर हुआ करता था और उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने फेक केस में फंसाया था। अब डेक्सू जून की कार को आगे ले जाकर रोक लेता है और चाकू निकालता है उसको मारने के लिए। हान उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कार में तो सेलमेट बैठा होता है, जून नहीं। हान परेशान होता है कि जून कहाँ चला गया। तभी यहाँ पे जून बाइक पर एंट्री लेता है क्योंकि यहाँ कोई कार रेसिंग का रूल नहीं है। जून बाइक फ्लाई करके आगे निकल जाता है और उसने बाइक पर सिलेंडर बांधा होता है। टैटू भी उसके पीछे पड़ गया होता है। हान टैटू से कहता है कि मैंने कार में तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा था, उसे यूज नहीं करोगे? जो गिफ्ट एक गन होती है। टैटू अब जून पर फायर करने लगता है, लेकिन जून का सिलेंडर टैटू की कार के नीचे आ जाता है और कार पलट जाती है और हान अनाउंसमेंट करता है कि तुम सब कार वाले उस बाइक वाले को पकड़कर एलिमिनेट करो। सारे के सारे लोग जून के पीछे पड़ जाते हैं। जो भी जून को मारेगा उसे अभी के अभी 10 बिलियन वॉन दिया जाएगा, अपनी प्राइज मनी से डबल। डेक्सू ने बाइक पर टक्कर मार के जून को गिरा दिया होता है। वो उससे लड़ने लगता है और बाकी कार्स भी आकर जून को तेजी से टक्कर मारती हैं। जून डेक्सू को मार के बेहोश कर देता है और हान का दिमाग अब खराब हो रहा था। वो टेबल के नीचे से स्नाइपर निकालता है और जून के ऊपर तान देता है, लेकिन उसकी चलाई हुई गोली दूसरे कैदी को जाके लगती है। अब जून यहाँ पर बाइक लेकर भागने लगता है। हान ने अपने सभी आदमी उसके पीछे लगा दिए थे, लेकिन जून ने अपने सिलेंडर से कार ब्लास्ट कर दी थी, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो उस रैम के ऊपर बहुत तेजी से बाइक चलाता हुआ जाता है। हान तो समझ ही गया था कि आखिर वो यहाँ पर रास्ता देखने के लिए आया था। जून यहाँ तेजी से बाइक उछाल देता है और हान उसे यहाँ पर बंदूक ताने खड़ा रहता है। जून यहाँ से भाग रहा था और हान उसके ऊपर गोली चला देता है। वो किसी तरह यहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन उसके हाथ पर गोली लग जाती है। अब वो यहाँ किसी जगह से कपड़े चेंज करके वहाँ से भाग जाता है और सीधे योंगसिक के पास जाता है। योंगसिक उसकी मरहम पट्टी करता है। दूसरी तरफ हान भी सोच रहा था कि जुंग शांत बैठने वालों में से तो नहीं है, तो वो आगे अब करने क्या वाला है। तभी प्रिजन वार्डनर यहाँ पे आता है और उससे कहता है कि सीनियर्स बाकी इनमेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन जुंग तो भाग चुका है, वो लोगों को क्या बोले। तो हान उससे कहता है कि तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उन्हें ये कह सकते हो कि जुंग गैस लीक में मर चुका है। दूसरी तरफ जुंग को भी होश आ जाता है और यून से उससे कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो ये भगवान की मर्जी है, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। वो उसे एक फोन भी देता है इस्तेमाल करने के लिए। अब जुंग अपने भाई और मदर के रिमेम्बरेंस में जाता है, क्योंकि अब वो जिन के कातिल उस लॉयर को पकड़ने वाला है। वो सबसे पहले उसी का पीछा करता है। वो कुछ देर तक उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। जुंग उसकी खूब पिटाई करता है और लॉयर उससे कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर जैसा आता है मैं वैसा ही करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वो कौन है, वरना मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद जुंग खुद चीजें ढूंढने लग जाता है कि उसे कहीं से सुराग मिले। तभी उसे एक फाइल मिलती है जिसमें सोंगजंग नाम की लड़की की इन्फॉर्मेशन होती है। जब जुंग उससे पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो किसी और का क्राइम किसी और के सिर पर डाल लेने का काम करते हैं। वो हर चीज कलेक्ट करते हैं एविडेंस के लिए, ताकि एक परफेक्ट क्राइम फ्रेम हो सके। तभी यहाँ पे हान का एक खास आदमी आ जाता है और वो जुंग के साथ फाइट करता है। इसके बाद जुंग लॉयर के पास आता है तो वो कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हें किसने बर्बाद किया और तुम्हारे भाई को किसने मारा है? वो पीछे जो आदमी खड़ा है उसने मारा है। जब वो पीछे देखता है तो वो आदमी गेट बंद करके बाहर निकल जाता है और अंदर बॉम्ब छोड़ देता है। जुंग को ये रियलाइज होता है और वो सीधे फाइल उठा के खिड़की से भाग जाता है, लेकिन लॉयर वहीं पर मर जाता है। जुंग वहाँ से बच के निकल जाता है। दूसरी तरफ हान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी उसके पास कॉल आता है कि उस आदमी के हाथ से जुंग निकल चुका है। तो अब हान डिसाइड करता है कि वो अपने खास आदमी को खत्म कर देगा, क्योंकि अब वो उसके काम का नहीं रहा। अब हान उसे मार देता है। अब हम पुलिस स्टेशन में एक आदमी को देखते हैं जिसके ऊपर रिश्वत का इल्जाम हटा दिया गया है। वो पूछता है कि तुम बदले में क्या चाहते हो, क्योंकि तुम ये फ्री में तो नहीं कर रहे हो। फिर उसे एक कार का नंबर दिया जाता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो अंदर हान होता है। हान उसे कहता है कि तुम्हें एक आदमी को ढूंढना है, इसके बदले तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। दूसरी तरफ जुन योंगसिक को सब कुछ बताता है जो उस लेडी के साथ होने वाला है। योंगसिक जुंग के गले लगता है और उससे कहता है कि तुमने इतना सब कुछ कैसे सहन किया होगा। वो उससे हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। दूसरी तरफ वही गार्ड ऑफिसर यू पागल हो रहा होता है कि जुन आखिर चला कहाँ गया, और वो इसलिए भी परेशान हो रहा है कि वार्डनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और तभी उससे उसी इंस्पेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और ये कहा जाता है
कि ये जुंग को ढूंढेगा। अब गार्ड ऑफिसर को तो लगता है कि ये एक ऑफिशियल काम है, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये काम हान का है। इसके बाद वो जुंग के सेल में जाते हैं और उसकी चीजों में छानबीन करते हैं। इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो अब हान का एक नया विक्टिम बनने वाली है। ये एक हेयर सैलून चलाती है और उसकी एक छोटी बेटी है। इसकी बेटी को अस्थमा है। हान इन्हें भी सर्विलांस पे चेक कर रहा है जैसे वो सबको करता है। ये उनसे कहता है जुंग से कि हम कैसे ढूंढेंगे उन लोगों को जो इन सब के पीछे है, लेकिन जुंग कहता है कि हम इन्हीं के तरीके से ढूंढेंगे, जैसे ये इस लड़की पर नजर रख रहे हैं हम भी उस पर नजर रखेंगे, क्योंकि वो लोग उसके आसपास तो जरूर होते होंगे एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद यून सिक जुंग को पैसे भी देता है। वो मना करता है लेकिन वो जबरदस्ती उसे दे देता है। जुंग उससे पूछता है कि तुम ऐसे पैसे छुपा के क्यों रखते हो। यून सिक उसे बताता है ताकि मेरे पैसे चोरी ना हो जाए। और जब वो चला जाता है तो उसकी बेटी यून भी यहाँ आती है। जुंग को लगता है कि वो चोर है, लेकिन उसे वो पकड़ लेता है। लेकिन यून सिक आता है और बताता है कि ये मेरी बेटी है। यहाँ पे यून भी उसे पहचानती है और यून सिक से कहती है तो अच्छा ये वही फोटो वाला आदमी, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया। यून भी बाहर जुंग को बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ फ्री में रहते हो क्योंकि तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए मैं तुमसे हर थर्सडे को पैसे लेने आऊंगी। और वो उसे एक मुक्का मार के यहाँ से चली जाती है। जब जुंग अंदर आता है तो यूनसिक उससे पूछता है कि उसने तुम्हें मारा तो नहीं, लेकिन जुंग कहता है कि नहीं। तब वो पूछता है कि उसने पैसे मांगे होंगे। जुंग कहता है हाँ। उनसे कहता है कि लगता है मैं एक अच्छा डैड नहीं बन सका, लेकिन उसका दिल सच में बहुत साफ है। जुंग कहता है हाँ, बहुत चमकदार दिल है उसके पास। इसके बाद हम वही पुलिस ऑफिसर और ऑफिसर यू को देखते हैं जो उस लॉयर की बॉडी के पास गए हैं। वो उसे कहता है कि देखो तुम्हारे जुंग ने क्या किया है। वो उससे एक पिक्चर भी दिखाता है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये आदमी कौन है। इसके बाद हम जुंग को देखते हैं, उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। वो ये जान चुका है कि इस लेडी के साथ वो सब कुछ हो चुका है जो उसके साथ हुआ था। अब उसे वो फोन मिलना बाकी है जिसके लिए उसे जल्दी काम करना होगा, वरना वो लेडी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ हान वो वेपन ढूंढ रहा है जो वो लेडी इस्तेमाल कर सकती है उसे फ्रेम करने के लिए। तभी उसके पास एक फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। तभी जुंग वहाँ पे पहुँचता है और उसकी बेटी से उसे पता चलता है कि उसकी मदर ऑलरेडी निकल चुकी है वो फोन पकड़ाने के लिए। दूसरी तरफ यूनसिक के पास ऑफिसर यू और वो इंस्पेक्टर आते हैं। वो उससे जुंग के बारे में पूछताछ करते हैं कि तुम उससे क्यों कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो यूनसिक उससे कहता है कि जुंग तो जेल में ही है ना। वो उसे बताते हैं कि नहीं, वो भाग चुका है और मुझे पता है कि उसको तुमने ही छुपा के रखा हुआ है, तो बताओ जल्दी कि वो कहाँ है। और इसीलिए वो जबरदस्ती यहाँ रूम्स की चेकिंग करता है और वो देखता है कि उसकी बेटी कपड़े चेंज कर रही होती है और उसकी बेटी उन्हें गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। अब यूनसिक ऑफिसर यू से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कभी ना मिलने आओ क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब यू जाकर उस इंस्पेक्टर को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उससे तुम आराम से बात करना, लेकिन तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। अब हम उस लेडी को देखते हैं जो उस लड़की को फोन देने के लिए गई है। तब जुंग अपनी बाइक पर आके वो फोन चुरा के ले जाता है। उसका पीछा किया जाता है लेकिन वो बच निकलता है। ये बात अब हान को पता चलती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जुंग यूनसिक को बताता है कि वो फोन चुरा कर ले आया है और यूनसिक उसे पुलिस के बारे में बताता है। अब जुंग उसे सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन यूनसिक उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। और इसके बाद फिर जुंग उसी फोन पे दोबारा फोन करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा फोन मेरे पास है और अगर तुम्हें ये चाहिए तो पैसे लेकर जल्दी से आ जाओ। इसके बाद ये बात उस आदमी को पता चलती है जो सारे एविडेंस हैंडल करता है। वो उस लड़की को कहता है कि कुछ भी करके वो फोन वापस लेकर आओ और उस लड़के को भी मार दो। इसके बाद जुंग दूर खड़ा हुआ उस लड़की को मॉनिटर करता है। वो उससे बहुत स्मार्टली पैसे ले लेता है और उससे कहता है कि किसी बिल्डिंग में फोन पड़ा हुआ है। इसके बाद वो वहाँ से फोन ले जाती है। अब वो उस लड़की का पीछा करेगा उस जगह तक पहुँचने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हान एक लड़की के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उस चोर ने पैसे मांगे थे जो उन्होंने दे भी दिए। तो वो उनसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मुझे बिना बताए, और वो वहीं के वहीं उसे मार देता है। मतलब उसकी पार्टनर उसे मार देती है। फिर हान अपनी पार्टनर से कहता है सारा मैटर संभालने के लिए। इसके बाद जुंग यहाँ पे पहुँचता है और एक आदमी को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लेता है। वो सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड करता है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है और यूनसिक उसे बताता है कि उस सैलून वाली लेडी के घर पे कोई आया हुआ है। इसी चक्कर में लोगों को उस पर शक हो जाता है। वो वहाँ से भागता है और दूसरी तरफ वो लड़की उस लेडी के पास पहुँच चुकी होती है। जुंग यहाँ पे एन वक्त पे पहुँच जाता है और उस लड़की के साथ फाइट करता है, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और वो लड़की चली जाती है। दूसरी तरफ हान को पता चल चुका है कि जुंग उसके पीछे पड़ चुका है। तभी उसके पास उसका फ्रेंड आता है। ये वही लड़का है, उसका बिजनेस फ्रेंड। वो अपने पिता के साथ आया है। वो हान से पूछता है कि जुंग आखिरकार बाहर क्या कर रहा है, लेकिन हान उससे कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसे सिर्फ एक
एक हफ्ते का वक्त देता है और धमकी दे के वहाँ से चला जाता है। अपने पिता के जाने के बाद दो यंग हान से बात करता है, लेकिन उसकी बातों से हान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हान के पास कॉल आता है और उसे ये पता चलता है कि जुंग उस लड़की और बच्चे को लेकर भाग गया है और वो सोचता है कि हमें एक और गेम जुंग के साथ खेलनी चाहिए। दूसरी तरफ यून भी जुंग का बनाया हुआ चार्ट देखती है और सोचती है कि ये स्टॉकर है, लेकिन जब वो बच्ची और लेडी आती है तो उसे सब कुछ समझ आता है और उसका नजरिया भी अब जुंग की तरफ बदल जाता है। लेकिन ये लोग उस लेडी को बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं होगा, तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ, लेकिन वो कहती है कि मेरा कोई है ही नहीं। तब ये लोग उसको यूनबी के घर रुकने का प्लान करते हैं। तब यूनबी उन्हें अपने फ्लैट पर लेके जाती है। अब यूनबी अपने फादर के जाने के बाद फिर से जुंग को बुलाती है अकेले में बात करने के लिए। वो उससे कहती है कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं उन दोनों को यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। तब जुंग यहाँ पे उसे सब कुछ अपने बारे में बता देता है। जुंग यहाँ से चला जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर यूनबी रात भर सो नहीं पाती है। वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे सोने के लिए कहती है, पर उसे रात भर नींद नहीं आती। इसके बाद वो यूनसिक को मैसेज करती है और कहती है कि अगर उसे जरूरत हो तो वो कभी भी उसे कॉल कर सकते हैं। यूनसिक यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब तक तो उसे अपनी बेटी का नंबर भी नहीं पता था और ना ही उसका घर पता था, और आज ही उसे ये सब कुछ पता चल गया। वो जुंग से कहता है कि तुम मेरे लकी चार्म हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जुंग उससे यूनबी के ऐसे होने का कारण पूछता है। यूनसिक कहता है कि मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। वो बहुत इमोशनल होकर जुंग से बातें करता है। फिर जब ये दोनों घर पे आते हैं तो न्यूज चल रही होती है और वो देखते हैं कि उस केस में हान ने किसी और को फंसा दिया है। उन्होंने सिर्फ उस लेडी को बचाया है, लेकिन वो केस उन्होंने किसी और के ऊपर डाल दिया है। अब जुंग सीधे उसी जगह पे जाता है जहाँ वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं और देखता है कि जिस लड़की का वो फोन था, मतलब जो फोन पिक करने आई थी, वो लड़की यहाँ पे मरी हुई पड़ी है और उसके साथ के बाकी सब लोग भी। तभी उसके पास ऊपर से एक चीज आके गिरती है और ये उसी किलर का सर है जो हान ने काटा था। हान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया है। उसे इस बात की खुशी है कि केस सॉल्व हो गया है और उसने यहाँ तेजुंग के लिए एक गिफ्ट भी छोड़ा है, जिसमें वो ये बताता है कि यही वो लड़का है जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है। यहाँ पर जुंग को दोयंग के बारे में पता चलता है। साथ ही उसे यहाँ पे उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी मिलती है। हान उस आईडी को प्राइवेट से पब्लिक भी कर देता है, जिसके बाद जुंग अपना काम शुरू करता है और उसके पीछे पीछे बुसान पहुँच जाता है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर जुंग के फ्रेंड्स के पास जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि जुंग उनसे तब से बात नहीं करता जब से वो जेल गया था और वो सब जुंग के बारे में अच्छी बातें ही बोल रहे होते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो तो एक क्रिमिनल है। तब उस ऑफिसर और जुंग के फ्रेंड्स की यहाँ पे बहस हो जाती है, लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई हिंट नहीं मिलता। लेकिन तभी ऑफिसर यू के पास जुंग की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि वो असली कातिल को पकड़ कर लाएगा। वो कुछ और भी कहता है और फोन कट कर देता है। जुंग यहाँ बुसान पहुँच जाता है और वो टर्मिनल लॉकर में कुछ रखता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को गोल्फ बॉल से बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। यहाँ पे दोयंग आता है और हमें पता चलता है कि ये दोयंग का आदमी है, जिससे वो पैसे देकर काम करवाता है और उसके लिए ड्रग्स वगैरह भी यही संभालता है। इनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि ये आदमी दोयंग को ज्यादा पसंद नहीं करता। वो इसकी बातें सिर्फ इसीलिए मानता है ताकि उसे पैसे मिल सके। दूसरी तरफ यूनसिक और यून भी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका जुंग से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो जेल भी जाते हैं कि कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। तब यून भी कहती है कि उसके पास यूनसिक का दूसरा फोन है, तो क्यों ना हम लोकेशन ट्रैक करें। जब वो लोकेशन ट्रैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बुसान गया है और ऑफिसर यू को भी पता है कि यूनसिक का फोन जुंग के पास है, तो वो भी बुसान जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ऑफिसर यू चुपके से कुछ देख रहा है जो उसे जुंग ने भेजा है। तभी हम हान को देखते हैं जो टेम्पल में है। वो अपने पेरेंट्स की बरसी पर आया है। उसके अंकल आके यहाँ पर उसे कंसोल करते हैं कि तुम अभी तक अपने पेरेंट्स की वजह से स्ट्रेस लेते हो, तुम्हें अपने आप को गुनहगार मानने की जरूरत नहीं है। और अंकल के जाने के बाद हान हंसता है। इसके बाद उसकी आंटी उसे बुलाती है और कहती है कि अब शेयर्स का बंटवारा हो जाना चाहिए। वो उसे डिनर पे बुलाती है, लेकिन हान मना कर देता है। इसके बाद वो अपनी नैनी को बोलता है डिनर पे जाने के लिए, लेकिन वो उसे मना करके चली जाती है कि उसे कोई काम है और वो उसी लड़की के साथ उसके रिलेटिव्स को मार देती है और ये सब वो हान को बिना बताए करती है। तभी उसकी आंटी उससे कहती है कि क्या हान को पता है कि उसकी असली माँ कौन है? क्या उसे पता है कि तुम्हारा खून उसकी नसों में दौड़ रहा है? देखिए नैनी उसे कहती है कि जो कंपनी हान ने खुद बनाई है उसको लेने की जो कोशिश कर रहा है वो मुझसे ज्यादा नीचे गिरा हुआ नहीं हो सकता। इतना कह के उसे मार देती है। यानी ये नैनी ही हान की असली माँ है। दूसरी तरफ जुंग दोयंग का पीछा कर रहा है और वो लोग उसको नोटिस कर लेते हैं। जब वो अंदर घुसता है तो ये लोग उस पर नजर भी रखते हैं और फिर दोयंग उसके सामने आता है और कहता है कि अच्छा वो तुम थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। लेकिन कुछ और हो इससे पहले जुंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और उससे सवाल पूछता है जिससे लगे कि वो कन्फेस कर रहा है। इसके बाद एक फाइट होती है। वो लोग उसे बांध के कहीं रख देते हैं। दूसरी
दूसरी तरफ हान को पता चलता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है। वो फ्यूनरल के लिए रेडी होता है और वो अपनी नैनी से पूछता है एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन उसकी नैनी कहती है कि एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सब मारे गए। इसके बाद दोयंग का फोन उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम तो उससे नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैंने जुंग को पकड़ लिया। दूसरी तरफ यूनसिक और यूनबी भी बुसान आ जाते हैं और उनके साथ साथ पुलिस भी आ जाती है। ये लोग अलग अलग निकलते हैं उसे ढूंढने के लिए। दोयंग अब जुंग के पास जाता है, लेकिन जुंग यहाँ से गायब होता है। उसे यूनसिक यहाँ से ले गया होता है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो ऑफिसर यू उन्हें देख लेता है। वो उन्हें भागने के लिए मना करता है, लेकिन जुंग उसे कहता है कि अच्छा ये होगा कि तुम हमें जाने दो। तभी यहाँ दूसरा पुलिस ऑफिसर आ जाता है, लेकिन यून भी यहाँ पे आके सब संभाल लेती है। तब ये दोनों भाग जाते हैं। जुंग बाइक पर जाता है और यूनसिक कार में, और रात में यून भी उन्हें अपने फ्रेंड के घर पे लेके जाती है। यहीं पे उनकी कार भी खराब हो जाती है तो यूनसिक कार के पास ही रुकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुंग सो रहा होता है और यून भी बस उससे घूरे जा रही होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद है, लेकिन यून भी कुछ नहीं कहती है। अब अगले दिन ऑफिसर यू वो लॉकर खोलता है जिसका पासवर्ड उसे जुंग ने दिया था और उसके अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन निकलती है दोयंग की। दूसरी तरफ दोयंग को सब कुछ पता चलता है और वो हान को कॉल करता है और उससे कहता है कि क्या तुम ही थे जिसने जुंग को मेरे बारे में सब बताया। वो उससे बताता है कि जुंग भाग गया है। तब हान को पता चलता है कि उसके पास और भी लोग हैं मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुंग यूनसिक से कह रहा होता है कि मैं बस उससे माफी चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बस वो मुझे अपोलोजाइज करे। ये बात यूनबी भी सुन नहीं होती है। तभी दोनों दोयंग और जुंग लग जाते हैं अपनी अपनी प्रिपरेशन में। दोयंग अपने आदमी इकट्ठे कर रहा था और जानबूझकर पोस्ट कर रहा था जुंग को बुलाने के लिए। दूसरी तरफ जुंग एक कीलो की गन बना रहा होता है जिसमें से बुलेट्स नहीं बल्कि कील निकलती है। दूसरी तरफ हान दोयंग की मदर के पास जाता है। यहाँ पे जब दोयंग के फादर आते हैं तो वो उससे बात करता है कि जुंग तुम्हारे बेटे से मिला था, अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं। लेकिन वो उस पर ही चिल्लाता है कि तुम्हारा काम था और तुमने अच्छे से नहीं किया, अब तुम यहाँ पर मुझे मदद देने के लिए आए हो। और इन दोनों को यहाँ पे एक दूसरे पर गुस्सा आता है। तभी रात में असेंबली मैन हान के घर पे अटैकर्स भेजता है पर हान उन्हें मार देता है। फिर हम जुंग और यूनसिक को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिर यूनसिक उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मैं पहले हमेशा नशे में रहता था और जिस दिन यूनवी की मदर की डेथ हुई थी उस दिन भी मैं नशे में घर पे आया था और उसने जब मुझ पे गुस्सा किया तो मैं गुस्से से वहाँ से चला गया और बाहर मैंने सिगरेट पी जो मैंने वहीं फेंक दी और जब मैं वापस आया तो घर पे आग लगी हुई थी और वो आग मेरी ही सिगरेट के कारण लगी थी। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अंदर जाके यूनवी को बचा सकूं। दूसरी तरफ हान को पता चलता है कि यूनसिक और यूनबी दोनों ही जुंग की मदद कर रहे हैं। वो यही सोचता है कि आखिर ये लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट डे जुंग को देखते हैं जो अपनी गन चेक कर रहा है कि वो ठीक से चल रही है या नहीं और यून भी उसे देख रही होती है। वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है लेकिन यूनवी की फ्रेंड यहाँ उसे चिढ़ाने लगती है। अब वो मार्केट जाती है तो वो उसी पुलिस ऑफिसर को देखती है। वो जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस ऑफिसर उसके पास ही होता है बट वो उसे पहचान नहीं पाता। वो यूनसिक और जुंग को कॉल करने की कोशिश करती है बट वो कॉल नहीं उठाते। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है। वो उसका पीछा करने लग जाते हैं लेकिन यूनवी किसी तरह बचते बचाते घर पे पहुंच जाती है। वो उन्हें सब कुछ बताती है और इस बार फिर से वो अलग अलग हो जाते हैं। उनके जाने के बाद उसके दोस्त के पास कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि हान है। वो उससे सिर्फ यही पूछता है कि आखिर वो जुंग की मदद कर क्यों रहे हैं। अब इनकी यहाँ पे तू मैमे होने लगती है। हान इन पे हाथ भी उठाता है और बार बार पूछता है कि तुम उसकी मदद कर क्यों रहे हो, लेकिन जब ये कुछ नहीं बताते तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जुंग पहुँच जाता है दोयंग के पास। यहाँ पे वो उससे माफी मांगने के लिए कहता है लेकिन वो माफी नहीं मांगता। यहाँ पे काफी लंबी फाइट चलती है। दोयंग नीचे आके कार से भाग जाता है और जुंग भी बाइक से उसका पीछा करता है। इसके बाद हम वही टनल सीन देखते हैं जो हमें पहले दिखाया गया था। वो बाइक से उन्हें नहीं पकड़ पाता तो वो इन आदमियों की कार में घुस जाता है और उन्हें बाहर फेंक कर खुद कार चलाता है और किसी तरह से वो अपनी गाड़ी आगे लेके आता है। जैसे ही वो टनल से बाहर निकलते हैं ट्रक आकर उसे हिट करता है लेकिन जुंग साइड हो जाता है। लेकिन दोयंग बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। जब जुंग उसे कन्फेस करने के लिए कहता है तो वो मर जाता है और तभी जुंग के पास कॉल आती है हान की और वो उसे कहता है कि तुमने उसे मार ही दिया तो अब तुम्हारा बदला खत्म हो गया है और वो उसे मिस्टर विटामिन करके बुलाता है और जुंग समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने कार रेस के लिए उसे बुलाया था। हान उसे ऑफर करता है कि अब तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया है तो क्यों ना हम पार्टनर बन जाए, मुझे तुम बहुत पसंद हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जुंग उससे कहता है मुझे चाहिए कि मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूं। वो फोन काट देता है और इधर हान हंसता है। इसके बाद हान दोयंग के पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें मार देता है और वो यहाँ पे बताता है कि क्या तुम एक सीक्रेट जानना चाहते हो, जब मैं 16 साल का था तो मेरे पेरेंट्स मर गए थे लेकिन मैंने अपने हाथों से ही उन्हें मारा था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि वो अपनी सारी जायदाद एक टेम्पल को देने वाले हैं तो मुझे एक अजीब सा गुस्सा आया और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैंने उन्हें 130 बार स्टेप किया और जब मैं ये सोच रहा था कि मैं उन्हें हैंडल कैसे करूंगा
तभी न्यूज में रिपोर्ट आ रही थी कि एक मर्डरर जेल से भाग गया है और आसपास कहीं छुपा हुआ है। तो मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर ये बता दिया कि उस मर्डरर ने मेरे पेरेंट्स को मारा है और 2 दिन के बाद वो आदमी भागने की कोशिश में पुलिस के हाथों से ही मर गया। और तभी मैंने रियलाइज किया कि मुझे यही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए फ्यूचर में, जो अब मैं कर भी रहा हूँ। उसके बाद उसकी क्लीनिंग टीम आ जाती है सफाई करने के लिए। फिर हान यूनसिक के घर पे जाता है जहाँ पर वो एक पिक्चर भी देखता है यूनसिक और उसकी बेटी के बचपन की। इसे वो जला देता है। वो यही सोचता है कि आखिर वो जुंग का करे क्या। दूसरी तरफ ऑफिसर यू को कॉल आती है कि वो अपना काम खत्म करके वापस आ सकते हैं, उन्हें अब जुंग को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो डिटेक्टिव से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अभी तक तो जुंग पकड़ा भी नहीं गया है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि अगर उसे जानना है तो वो उसके साथ चले और वो उसे लेकर यूनसिक को अरेस्ट करने के लिए जाता है असेंबली मैन की मर्डर के केस में। ये देखकर ये सभी यहाँ पे कंफ्यूज है और अपने फादर को ऐसे जाते देखकर यून भी चिल्लाती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, उन्हें कहाँ लेके जा रहे हो। ऑफिसर यू को भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग यूनसिक को पकड़ के ले जाते हैं और उसकी खबर जून को भी पहुंच जाती है। यूनसिक की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो लोग यूनपी को उससे मिलने भी नहीं दे रहे हैं। वो लोग उससे कह रहे हैं कि यूनसिक उसे कन्फेस कर ले क्योंकि उसका डीएनए उन्हें मिला है। और इस बात से ये पता चल जाता है कि हान यूनसिक के घर क्या करने गया था। यूनसिक को भी सब समझ में आता है। वो कहता है कि मेरी बेटी खतरे में है, मुझे जाने दो, लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे जेल में बंद कर देते हैं। डिटेक्टिव यहाँ पे आता है और यूनपी का नाम भी लेता है कि इस केस में उसकी बेटी को भी जोड़ना है। ये सुनकर यूनसिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें मार दूंगा। डिटेक्टिव उससे कहता है कि तुम कन्फेस कर लो कि तुमने ये मर्डर किया है। अब जुंग घर पे जाता है यूनबी को ढूंढता हुआ। उसे वहाँ पे यूनबी तो नहीं मिलती लेकिन कैमरा मिलता है जो हान ने लगाया था और वो उस कैमरे को तोड़ के फेंक देता है। अब जुंग यूनबी के पास जाता है, उसे लेके आता है और कहता है कि इसमें यूनसिक की कोई गलती नहीं है, तुम्हें पता है हमें उस पर यकीन करना ही होगा। यूनबी यहाँ पे बहुत परेशान होती है, रो रही होती है। जुंग उसे कहता है कि ये सारी मेरी गलती है और मैं कुछ भी करके ये सब ठीक कर ही दूंगा। यूनबी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो एक नहीं सुनता, वो चला जाता है। तभी हम हान को देखते हैं जो एक स्कल्पचर पर वाइन डाल रहा है और वहाँ पर उसकी नैनी आती है। वो हान को एडवाइस देती है कि क्यों ना अब तुम दुनिया के सामने आओ क्योंकि तुम्हारा 100वां आर्ट पीस अब बन चुका है, तो तुम्हें इन पर ऑक्शन लगाना चाहिए और तुम्हारे ये सारे आर्ट पीस मैं खरीद लूंगी। हान उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, आखिर तुम क्यों खरीदोगी? तो वो उसे कहती है कि उसे ये बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें उसे हान की झलक दिखाई देती है इसलिए वो सारे यहीं पर रखना चाहती है। हान भी उसे कहता है कि ऐसे स्कल्पचर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बिल्कुल ऐसे इमोशंस जो लोग तब दिखाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी लाइफ किसी और के हाथ में है। जब वो मौत के वक्त गिड़गिड़ाते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी जुंग उसे कॉल करता है। हान कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे थोड़ा जल्दी कॉल करोगे। जुंग उससे कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और यूनसिक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन हान उससे कहता है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। वो जुंग को एक ऑफर देता है जिसके लिए वो उसी टनल में जाता है। हान इसे कहता है कि इसे खोलो, उसमें एक चाकू और एक चेक है, तुम दोनों में से एक चीज एक्सेप्ट कर सकते हो। ये चाकू ले जाओ और कन्फेस कर लो कि यूनसिक ने नहीं तुमने खून किया है, या फिर मेरे पार्टनर बन जाओ। जुंग उससे पूछता है इस चीज का रीजन। हान कहता है कि क्योंकि वो लोगों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है और जब लोगों को पता चलता है कि कोई और चारा नहीं है तो वो अपनी जान भी ले लेते हैं और यूनसिक भी वैसा ही करेगा। जुंग बीच में ही कॉल काट देता है और वो चला जाता है। इससे हान को बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरी बात कभी पूरी सुनता क्यों नहीं है। दूसरी तरफ यूनसिक जेल में बैठा था और अपनी बेटी के साथ बिताई हुई मेमोरीज याद कर रहा था। वो ये भी याद करता है कि जब वो जेल गया था तो उसकी बेटी उससे बहुत प्यार करती थी, उससे मिलने के लिए भी आती थी और लोग उसे तंग करते थे क्योंकि उसके फादर एक मर्डरर है। यूनसिक ने उसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए मत आया करो, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो। और ये सुन के यून भी बहुत रोती रहती है और जब वो जेल से वापस आता है और यून भी उसे देखती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ रहने वाले हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतने सालों के बाद अपने पिता को देख कर यूनवी का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन सब कुछ एक साथ बाहर निकलते थे। उसकी फ्रेंड उसे समझाती भी थी कि वो अपने पिता को ज्यादा प्यार करती है और नेक्स्ट डे वो अपने लॉयर को बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है यून भी से मिलने के लिए और यून भी उससे मिलने के लिए आती है। यून भी अपने डैड से कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे उसके बारे में बताओ, लेकिन यूनसिक उससे कहता है कि ध्यान से सुनो, आज के बाद मैं जो भी करूंगा उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुम मुझे कभी मिलने मत आना। वो पूछती रहती है कि तुम क्या करने वाले हो लेकिन वो कुछ नहीं बताता और चला जाता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है अब कन्फेस करने का। अब ये बात फैल जाती है कि यूनसिक ने कन्फेस कर लिया है। अब जब ऑफिसर यूस को पता चलता है तो वो भागता हुआ आता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन यूनसिक कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने कन्फेस कर लिया है, अब तुम्हें एविडेंस भी मिल चुके हैं। यहाँ पे वो डिटेक्टिव भी खड़ा होता है और ऑफिसर यूस डिटेक्टिव को कहता है कि मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे हैं, मैं रोज जेल में ही रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये चेहरा लोग कब बनाते हैं, ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो ऑफिसर उसकी एक बात नहीं सुनता, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम एक मामूली प्रिजन गार्ड हो, ये छानबीन तुम मेरे पे छोड़ दो। और उसी दिन जुंग आता है पुलिस स्टेशन के बाहर और
यहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है कि कोई कन्फेस कर रहा है कि यूनसिक ने नहीं बल्कि उसने ये खून किया है। इसलिए यूनसिक को छोड़ दिया जाता है और वो देखता है कि उसकी जगह जुंग आ गया है। जुंग उसकी तरफ देखता भी नहीं और सीधा जेल में चला जाता है। यून भी घर पे वही कैमरा रिकॉर्डिंग्स देख रही है जो पल उसने अपने पिता के साथ बिताए हैं। तभी यूनसिक अंदर आता है। यून भी बहुत खुश होती है कि वो वापस आ गए। वो उसे गले लगा के बहुत रोती है। तभी डिटेक्टिव के पास हान की कॉल आती है कि उसने यूनसिक को छोड़ क्यों दिया। तो वो उसे कहता है कि उसे छोड़ना ही पड़ेगा, सिर्फ 48 घंटे के लिए वो उसे रख सकता था और अब जब किसी और ने कन्फेस कर दिया तो वो उसे बिल्कुल नहीं रख सकता है। इसलिए हान खुद आता है जुंग के पास। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी और तुमने ये चुना, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? जुंग उससे कहता है कि मैं हमेशा से जानना चाहता था कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो और तुम हो कौन, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम बस एक बच्चे हो। हान लेकिन यहाँ से चला जाता है। वो वार्डन से पूछता है कि अगर एक भागा हुआ कैदी वापस आए तो उसके साथ क्या होता है। तो उससे पता चलता है कि बस उसे वापस जेल में डाल दिया जाता है। ये सुनकर हान उसे कहता है कि क्यों ना हम उसे मार दे। तो वो वार्डन भी राजी हो जाता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिसर यू खुद आता है उसे पिक करने के लिए, जेल में ले जाने के लिए। डिटेक्टिव उसके साथ बहसबाजी करता है। ऑफिसर यू यहाँ पे जुंग से पूछता है कि तुमने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो तुमने मुझे दिए क्यों? जुंग कहता है कि मुझे तुम यकीन करने लायक लगे, एक तुम ही थे जिसे मैं ये सब दे सकता था। वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझ पर इतना यकीन कैसे है? तो जुंग कहता है कि तुम तो एक मरे हुए प्लांट को भी नहीं फेंक सकते, तो तुम उस एविडेंस को कैसे फेंकते? वो उससे फिर से पूछता है कि क्या तुमने हार मान ली? जुंग कहता है कि मैं थक चुका हूँ भाग भाग कर। अब ड्राइवर ब्रेक लेने के लिए उतरता है, वैसे ही ऑफिसर यू खुद ड्राइविंग करके गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो जुंग से कहता है कि यहाँ पर एक नई रोड है, अब तुम अपना पाथ खुद चूज करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक प्रिजन गार्ड ही, इसलिए जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। आई होप कि हम जेल में नहीं कहीं और मिलेंगे अब की बार। अब जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि यूनसिक और यून भी उसका वेट कर रहे हैं। यून भी उससे कहती है कि चलो घर चले। ऑफिसर यू अकेले जाता है तो वार्डन उसे देखता है और कहता है कि ये अकेला क्यों आया है। वो सीधा अंदर घुस के वार्डन को एक मुक्का मारता है और हमें पता चलता है कि उसने उनकी बहुत सारी बातें सुन ली थी और उसके पास एविडेंस भी है। वो कहता है कि मैं अभी के अभी इंटरनल इंटेलिजेंस को सब कुछ बता दूंगा। क्या तुम सच में उसे पैसों के लिए मारने वाले थे? और अब दूसरी तरफ हान अपना ऑक्शन रखने वाला है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट जो कभी सामने नहीं आया था, अब वो फाइनली अपना ऑक्शन करने वाला है। और जुंग ने भी यूनसिक से कुछ सामान मंगवाया होता है कि अब हान को रोकने का वक्त आ गया है। अब जो यूनसिक और यूनबी को कहीं और लेके आता है। ये जगह कभी उसकी मदर की हुआ करती थी। अब यूनसिक के पूछने पर वो कहता है कि उसके घर में बहुत सारे कैमरास और बग्स थे जिससे वो लोग उन पर नजर रख रहे थे, इसीलिए यही जगह सेफ है। अब जब वो कार से सामान निकालने जाता है तो पीछे से जुंग वहाँ पे पिक्चर्स देखता है, अपनी फैमिली पिक्चर्स। उन्हें देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ हान ऑक्शन करने वाला है, वो बहुत आराम से घूम रहा है। उसे लगता है कि जुंग अब तक तो मर गया होगा, लेकिन तभी उसके पास वार्डन का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि जुंग ने सुसाइड कर लिया है और उसने खुद बॉडी चेक की है, लेकिन हान को पता है कि जुंग सुसाइड करने वालों में से नहीं है। तब वो वार्डन से पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो। तो वार्डन हाँ में जवाब देता है। हान समझ जाता है उसे किसी ने पकड़ के रखा है और वो वार्डन ऑफिसर यू को भी कहता है कि मेरे पास गोल्ड बार्स हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बट वो उसे कहता है कि वो जो भी बोल रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी तरफ इन लोगों की प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्हें पता चलता है कि हर किसी केस के 10 दिन के बाद ऑक्शन होता था जिसमें हान अपनी ही आर्ट पीस दूसरों से खरीदवाता था और वापस अपने घर ले आता था और इनके बायर्स वही लोग हैं जिनकी मदद इसने की है। दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स आते हैं, मिस्टर यू को पकड़ के ले जाते हैं रिश्वत लेने के केस में। तब वार्डन से कहता है कि अगर तुम मेरी ऑफर मान लेते तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। दूसरी तरफ जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट होता है, नैनी हान से पूछती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, बट हान कहता है कि ये तो जब खत्म होगा तभी पता चलेगा। तभी ऑक्शन स्टार्ट होता है और वो कहती है कि ये तो मैं ही खरीदूंगी और फाइनली यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहे होते हैं। यहाँ पर कोई ऑनलाइन बिडर है जो उस नैनी के हर प्राइस को मात दे रहा है और हान भी ये सोचता है कि वो है कौन। तभी वो मूर्ति वो खरीद लेता है सबसे हाई प्राइस लगाकर। तो वो नैनी पूछती है कि उससे भी ज्यादा डेस्परेट कौन है। तभी हान कहता है कि एक है तो सही, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे जुंग की बात कर रहा है। तभी हान को बुलाया जाता है अपना फेस रिवील करने के लिए, लेकिन वहाँ जाने की बजाय वो सीधा प्राइवेट रूम में जाता है चेक करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये तो दोयंग है, कि वो तो जिंदा है, मतलब जुंग ने उसे बचा लिया था और उसे ये कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं तो तुम जो मैं कहूँगा वो करोगे। और तभी पुलिस यहाँ पे आती है, हान को पकड़ के ले जाती है मर्डर के केस में। जाते जाते वो अपनी नैनी को बोलता है कि आप टेंशन मत लेना, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। जब वो अरेस्ट होता है तो यून भी उसकी पिक्चर क्लिक करके यूनसिक को भेज देती है। यूनसिक जुंग को बताता है कि ये तो अरेस्ट हो गया। जुंग उसे कहता है कि ये थोड़ी देर में वापस भी आ जाएगा क्योंकि इसके पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं जो उसकी मदद करते हैं, लेकिन फिलहाल
फिलहाल हमारे लिए मौका है उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने का, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और दो क्योंग अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सारे एविडेंस दे देता है और वो उसके खिलाफ टेस्टिमनी देने को भी राजी है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाने का रिक्वेस्ट करता है। और हान के घर पे नैनी उस लड़की को बोलती है कि मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तुम जाकर हान को प्रोटेक्ट करो। और नैनी एक सिक्योरिटी गार्ड को एक नंबर देती है और कहती है कि इस नंबर पे कॉल करना और हमारा स्टाफ तुम्हें गाइड करेगा। तभी हान का सारा सामान ट्रक में भर के जा रहा होता है और एक गाड़ी आती है जिसमें उसके दोस्त होते हैं, वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और पीछे से जुन ट्रक लेके चला जाता है और यूनबी से कहता है कि तुम जाके अपने पिता को प्रोटेक्ट करो क्योंकि हान का अगला टारगेट तुम दोनों हो। दूसरी तरफ हान पुलिस स्टेशन में किसी का वेट कर रहा है और उसका साथ वाला आदमी उससे पैसे मांगता है खाना खाने के लिए कि यहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है तो तुम मुझे पैसे दोगे। बट हान कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तभी आता है वही बॉस जो जुंग के पीछे पड़ा हुआ था जेल में और यही है उसका फ्रेंड। ये पुलिस स्टेशन में आकर ये खून खराबा करते हैं और हान को यहाँ से ले जाते हैं। हान उससे कहता है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए, तब वो उससे कहता है कि मुझे जुंग चाहिए। इसके बाद हान यहाँ से हंसते हुए बाहर निकलता है और अपनी पार्टनर उस लड़की से कहता है कुछ हैंडल करने के लिए और वहाँ से कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ जुंग हान के घर में सिक्योरिटी गार्ड बन के घुस चुका होता है। तभी यूनसिक के पास आता है कोई और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हान दो यून को मार रहा होता है। तभी यून भी आती है यूनसिक के पास और देखती है एक औरत ने उसके पिता को चाकू से स्टेप कर दिया है। वो उससे फाइट करती है लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाती। यूनसिक उस लड़की का पैर पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। यून भी अपने फादर के पास आती है और कहती है कि मैंने एम्बुलेंस बुलाई है। तभी इतने में वो लड़की फिर से वापस आ जाती है। अब सीन कट होता है और हम आते हैं हान के घर पे जहाँ पे जुंग उस सीक्रेट रूम में पहुंच चुका है। वो सारे एविडेंस यहाँ से ले लेता है। अब हान उसे कॉल करता है, अपने घर पे इनवाइट करता है। जुंग कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके घर में है। वो उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें मजा आ रहा है क्योंकि अब तो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जुंग किसी तरह से उस डेंजरस सिस्टम से बचते बचाते बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहाँ पे वो आदमी बैठा है। वो उससे हाय हेलो करता है। वो आदमी कहता है कि मैंने इस दिन का कितने दिनों से इंतजार किया था और आखिर तुम आज मुझसे मिल ही गए। इसके बाद यहाँ पे फिर से फाइट होती है। जुंग वापस से घर में जाता है फाइट करता हुआ उन आदमियों से लड़ता हुआ और अपनी कीलो वाली गन चलाता है। जब वो उस बॉस को ऑलमोस्ट अधमरा कर ही देता है तभी वहाँ पे हान आता है। वो उस पे अटैक करने लगता है, कहता है कि ऐसे कैसे तुम किसी के भी घर में घुस सकते हो। जुंग कहता है कि कल सुबह तक उसके बारे में सब कुछ सामने आ जाएगा। हान कहता है कि कोई फायदा नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ है। वो हार्ड डिस्क तो वैसे भी ओपन करते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम बहुत अमीर होते अगर मेरी बात मान लेते तो। वो यूनबी को भी ले आते हैं उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हान जुंग से कहता है कि या तो तुम इस बॉस को मार दो तो मैं इस लड़की को बचा लूंगा। बट वो उसे नहीं मारता तो हान उसे खुद मार देता है, जिसके बाद वो जुंग पे अटैक करता है और जुंग अकेला उन दोनों से लड़ता है। पहले वो उस लड़की से लड़ता है, फिर वो हान से लड़ता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है और फिर हान अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, वो वीडियो जिसमें उसका भाई मर रहा होता है और वो कहता है कि मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा है तो क्यों ना तुम मुझे मार दो। और गुस्से में आकर जुंग उसके शरीर से ब्लेड आर पार कर देता है। जुंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मारने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा लेकिन तुम्हारा सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। वो एविडेंस लेके जाता है। पीछे से हान चिल्लाता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। जुंग आकर उसे एक मुक्का मारता है और कहता है कि आखिर तुम्हें अपने पापा को अभी तो प्रायश्चित करना है। जुंग यहाँ पे उसे जिंदा छोड़ना चाहता था ताकि वो धीरे धीरे करके मरे और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे आग लग जाती है और खबर फैल जाती है कि हान उस आग में मर गया है और उसके खिलाफ एविडेंस भी पहुंच चुके हैं मीडिया में और पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल चुका है कि उसने मासूम लोगों के साथ क्या क्या किया था। दूसरी तरफ यूनसुक भी हॉस्पिटल में है, ठीक है। वो यूनबी से पूछता है कि जुंग कैसा है। तभी हम देखते हैं कि जुंग की कोर्ट हियरिंग चल रही है और फाइनली 5 सालों के बाद उसे नॉट गिल्टी साबित कर दिया गया है। उसने बहुत मेहनत के बाद अपने सर से ये झूठा इल्जाम उतरवाया है। इसके बाद 6 महीने बीत गए हैं। अब तेजुंग ने अपनी शॉप खोली है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं और वो एक कैफे चलाता है। उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पे है लेकिन इस बार उसकी गर्लफ्रेंड की जगह यहाँ पर यूनबी है जो बस उसे देखती रहती है। जुंग उससे पूछता है तो वो कहती है कि बस मैं देख रही हूँ, तुम बहुत खुश लग रहे हो। अब ऑफिसर यंग भी यहाँ पे आता है। वो जुंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अच्छी जगह पर तुमसे मिलूंगा और यूनसिक भी यहीं पर काम करने लगता है। अब फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।